साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होगा। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए, यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना, और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया। और आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने, जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे, तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने इकोसिस्टम ऐसा बनाया कि देश का इतिहास सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया। और आप देखिए, दिल्ली में आजादी के बाद किसी महापुरुषों को याद करने के लिए कुछ जाना है, एक परिवार के सिवाय कोई स्मारक ही नहीं। ये हमारे आने के बाद बाबा साहब आम्बेडकर का स्मारक है, वरना परिवार के सिवाय किसी को जगह ही नहीं। क्या इन लोगों ने देश के लिए जीवन नहीं खपाया? क्या इन्होंने देश को कुछ नहीं दिया? बाबा साहब आम्बेडकर तो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं थे। बाबा साहब आम्बेडकर भारत का भविष्य निर्माता थे, और ये हम सब का कर्ज है, जिसने कांग्रेस के इकोसिस्टम के आगे घुटने नहीं टेके। और ये बात सही है, जिन जिन लोगों ने कांग्रेस के इकोसिस्टम के आगे घुटने नहीं टेके, उसे किताबों तक जगह नहीं दी गई। साथियों, 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब ने 1952 में लोकसभा का आम चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने उस समय न सिर्फ उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा, बल्कि खुद नेहरू जी
बाबा साहब को हराने के लिए उनके खिलाफ प्रचार करने के लिए पहुंच गए थे। कांग्रेस द्वारा पूरी शक्ति लगाने की वजह से बाबा साहब को हार का अपमान सहना पड़ा। इसके बाद उन्होंने 1953 में भंडारा सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा। कांग्रेस ने फिर उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा और फिर बाबा साहब को लोकसभा पर पहुंचने से रोक दिया गया। इस लगातार अपमान के समय अगर उनका साथ किसी ने दिया था तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। उन्हीं के प्रयासों से बाबा साहब राज्यसभा में पहुंचे। साथियों, मैं आज चुनौती देता हूं कांग्रेस को, वो एक काम बता दे जो उन्होंने बाबा साहब के लिए किया, और ये मेरी चुनौती है कांग्रेस को। एक काम बता दे बाबा साहब के लिए, सम्मान के लिए अगर उन्होंने किया। भाइयों और बहनों, हमें आपको पता है कि कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं। जवाब के नाम वो सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं। सच्चाई ये है कि बाबा साहब के निधन के बाद कांग्रेस ने राष्ट्र निर्माण के उनके योगदान को भी मिटाने की कोशिश की। नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक कांग्रेस ने तमाम लोगों ने को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन उसे कभी बाबा साहब भारत रत्न के लिए योग्य नहीं लगे। बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह सरकार में बैठे थे और अटल जी अडवाणी जी का आग्रह था, तब जाकर के भारत रत्न बाबा साहब को इतनी देर से मिला। यह बीजेपी की कोशिश थी कि संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का चित्र लगाया गया, वरना बाबा साहब के चित्र लगाने के खिलाफ यह तर्क दिया जाता था। आप सोचिए, बाबा साहब का हिंदुस्तान की संसद के सेंट्रल हॉल में तैल चित्र लगाने के लिए यह तर्क दिया गया था कि सेंट्रल हॉल में जगह नहीं है। सोचिए, जिस महापुरुष ने सेंट्रल हॉल में बैठ करके संविधान को रचा हो, उसकी बारीकी पर घंटों चर्चा की हो, कांग्रेस शासन के दौरान उसी के लिए सेंट्रल हॉल में एक 2 फीट 4 फीट की तस्वीर लगाने के लिए जगह नहीं है, यह बात करना। और जब भारतीय जनता पार्टी आई, बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर सेंट्रल हॉल में लगी। भाई और बहनों, मैं के दावे के साथ कह सकता, अगर 90 के दशक में देश में पिछड़ों और दलितों के अधिकारों पर राष्ट्रव्यापी चर्चा नहीं शुरू हुई थी, तो कांग्रेस आज भी बाबा साहब से अपनी नफरत सार्वजनिक तौर पर वैसे ही दिखाती जैसे पहले दिखाती थी। ये उनकी मजबूरी है। कांग्रेस को बाबा साहब के नाम में वोट बैंक नजर आता है, सत्ता नजर आती है, इसलिए वो अब मजबूरी उनका नाम लेने का दिखावा करने लगी है। मैं समझता हूं कांग्रेस के अपने इतिहास में बाबा साहब का नाम लेना उसकी सबसे बड़ी मजबूरियों में से एक है। ये बाबा साहब के महान कर्मों का, देश के लिए उनकी सेवा का फल है कि एक परिवार की पूजा करने वाले, उस परिवार को देश का भाग्य विधाता समझने वाले अब दिल पर पत्थर रखकर बाबा साहब का नाम लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन मुझे पता है कांग्रेस ये भी नहीं करेगी, वो सिर्फ भ्रम फैला सकती है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को झूठ बोल सकती है, उनके बीच अफवाह फैला सकती है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी और न आज चाहती है कि दलित और पिछड़े विकास की मुख्य धारा में आए, जबकि हमारी सरकार बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है।